हेलो। आपका मेरे चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं अपने केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आप लोग के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कल हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका कुछ पोर्शन हम लोगों ने कल के लेक्चर में कंप्लीट किया था। बेसिकली हमारा मेटल और नॉन मेटल अभी चल रहा है। ये टेंथ केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड पे मेरा क्लास है। तो इसमें कल मैंने बताया था कि मेटल और नॉन मेटल का जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में मैंने एक एक करके अच्छे से डिस्कस किया था विथ प्रॉपर एग्जांपल, जैसे डक्टिलिटी, मिलेबिलिटी, हार्डनेस, इस टाइप का जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी था उसको मैंने कल एक एक करके बहुत इलाबोरेट करके डिस्कस किया था। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और उसको आप लोग कंटिन्यू देख ही रहे होंगे। और अगर उसमें कोई डाउट आता है उस लेक्चर से रिलेटेड तो आप उस लेक्चर के रिस्पेक्टिव कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे तक भी शेयर कीजिए। तो चलिए, आज हम लोग का जो मेटल और नॉन मेटल है उसमें कुछ और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको मैंने सब कैटेगरी में बांट दिया है और उसके बाद फिर एक एक करके उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे, कल हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल और किस तरह से वो O2 के साथ रिएक्ट करता है। फिर हम पढ़ेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। फिर मेटल रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्टिविटी, सीरीज ऑफ मेटल, थर्मिट वेल्डिंग, हाउ टू डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, नोबल गैस, मेटल नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो ये आज पूरा मेरे क्लास का एजेंडा है, इसको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए आज लेक्चर के लास्ट में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ कि रेलवे का जो ट्रैक है, रेलवे का जो पटरी है, वो किस तरह से जोड़ा जाता है वेल्डिंग करके। तो किस तरह से जोड़ा जाता है और किस केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है वो आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ पूरा इसको देखिए और वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आप उस इंटरेस्टिंग चीज़ को जान सकें कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका यूज़ देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है। तो इस तरह से आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मैंने कल फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने कल एक एक करके डिस्कस कर दिया था। टुडेज टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। देखिए तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी में, तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ। मतलब ऑक्सीजन से किस तरह से, सबसे पहले मान लिया अगर कॉपर ले लेते हैं, कॉपर O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CO, यानी कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड बनता है, ये कॉपर ऑक्साइड बनता है, ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर ऑक्साइड बनता है। देखिए मेटल जो है, सारा मेटल ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। इस बात को आप लिख लीजिए। जितना भी मेटल है वो हर मेटल एक तरीके से रिएक्ट नहीं करता है। कुछ का रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, कुछ का रिएक्टिविटी कम है। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी रिएक्ट्स डिफरेंटली विथ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट टाइप से रिएक्ट करता है। तो देखिए ये कॉपर तो है, ये कॉपर के साथ ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। उसके बाद अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन MgO बनता है। ये बैलेंस नहीं है, मैं स्केलेटल इक्वेशन ही लिखता हूँ जिससे आप खुद बैलेंस करके बैलेंस करना सीख जाइएगा। इसमें है क्या, बस जस्ट अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये बैलेंस हो जाता है। तो ये थोड़ा बहुत आप लोग कीजिएगा तो इससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कीजिएगा, गलती होगा तो फिर से आप उसको पढ़िएगा। तो यही सीखने का यही प्रोसेस है। फर्स्ट यू ट्राई देन यू लर्न। पहले आप ट्राई कीजिए फिर आप सीख जाइएगा। तो देखिए एक मेटल कॉपर, दूसरा मैग्नीशियम, ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड बना दे रहा है। ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जब बर्न करता है तो वाइटिश फ्लेम निकलता है, वाइट कलर का। और ये जो रिएक्ट करता है तो ऐसा कोई फ्लेम वगैरह नहीं बनता है, ये मतलब माइल्ड रिएक्शन होता है। जितना ये प्रॉम्प्ट या वायलेंट तेज़ी से, अगर आप मैग्नीशियम का इस टाइप का कुछ फीता ले लें, आपके बुक में भी दिया हुआ है, उसको जब हम लोग जलाते हैं, ये एम जी का फीता ले लीजिए, मतलब एक एम जी का ऐसे टुकड़ा टाइप का ले लीजिए, उसको जलाइएगा तो वाइट फ्लेम के साथ जलता है मैग्नीशियम। तो यहाँ पे मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कुछ जो है बहुत तेज़ी में जलता है,
कुछ है जो बहुत धीरे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और कुछ तो इतना रिएक्ट करता है, इतना ज़्यादा रिएक्ट करता है, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इतना ज़्यादा रिएक्ट करता है कि उसको एटमॉस्फेयर में आप रखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम ऑक्सीजन के साथ एकदम रिएक्ट करके वायलेंट रिएक्शन करता है, एकदम जल उठता है, वायलेंट रिएक्शन करता है बहुत तेज़ी में। सोडियम करता है और पोटेशियम भी करता है, इसलिए इन लोग को क्या में रखते हैं, आप स्टार मार करके लिखिए। एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सोडियम और पोटेशियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि उसको ऑक्सीजन में हम डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही वो जल उठता है, तो उसको किरोसिन ऑयल, कौन से ऑयल, किरोसिन ऑयल में हम उसको डुबो के रखते हैं। तो अब एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट करके बहुत ही वायलेंट हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये देखिए, ये तो था किस तरह से मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये थोड़ा माइल्ड कर रहा है, देखिए ये माइल्ड कर रहा है, ये वायलेंट कर रहा है। तो कुछ माइल्ड तरीके से रिएक्ट करते हैं, कुछ वायलेंट मतलब बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, मतलब आप ऑक्सीजन में उसको ले आए तो तुरंत जल उठता है। और ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो इस तरह से अगर इसको हम जनरलाइज फॉर्म दिया जाए कि कैसे, मतलब ये जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ, जैसे मैंने पहले भी लेक्चर बताया तो उसमें मैंने अब जो भी रिएक्शन बताया उसका मैं एक जनरल रिएक्शन बात करता हूँ कि वो जनरली किस टाइप से रिएक्ट करता है, जो कि सबके लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे कोई भी चीज़ अगर आप फार्मूला की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, एक किसी भी, जैसे सिलेंडर का हो गया तो उसका एक फिक्स फार्मूला है, रेडियस और हाइट अगर दे दिया जाए तो उस फिक्स फार्मूला का यूज करके हम उसका निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका भी यही होता है, मेटल जब ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है। यू शुड रीड दिस इन योर नोटबुक विथ स्टार मार्क करके ये अपने बुक में लिख लीजिए। तो अभी मैं जो 2-3 एग्जांपल बताया था, जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बना रहा है, तो ये हो गया। उसके नीचे में ये भी लिख लीजिए, कॉपर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CuO बना रहा है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये दोनों बैलेंस हो गया। तो ये क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन इक्वेशन हो गया, इसी को फॉलो करके ये रिएक्शन होता है। अब देखिए, अब बात आती है, ये तो हो गया कॉपर का। एल्युमिनियम भी इसी तरह से रिएक्ट करता है, Al2O2 Al2O3 बनाता है, उसको भी मैं लिख देता हूँ। एल्युमिनियम इस तरह से रिएक्ट करता है, Al+O2, ये क्या बनाता है, Al2O3। इसको कोरंडम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरंडम। इसको आप बैलेंस कर लीजिए, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसी तरह से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे 3-4 रिएक्शन में दिए, इसमें आप देख सकते होंगे कि मेटल किस तरह से मेटल ऑक्साइड बना रहा है। तो ये तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया मेटल का, मैंने एग्जांपल के साथ इसको बता दिया कि कुछ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, कुछ बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं। तो जो स्लो रिएक्ट करते हैं उसको हम लोग किरोसिन में डुबो के नहीं रखते हैं, उसको आराम से रिएक्ट करने के लिए उसको रिएक्ट करवाते हैं। लेकिन जो कुछ बहुत वायलेंट रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम हो गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, किरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। इसके बाद हमारा आ गया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहीं पे स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ये एम्फोटेरिक होता क्या है, देखिए कुछ ऐसा मतलब केमिकल होता है जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है और साल्ट प्लस वाटर बनाता है। इसका मैं पहले मतलब देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है, इसको OI मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखता हूँ, AO एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्लस, ये क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा, मेटल से रिएक्ट करे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये, देखिए नहीं सॉरी, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, हाँ सॉरी, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा प्लस
वाटर बनाएगा। अब देखिए एओ के मैं क्या लिख रहा हूँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। अब देखिए इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। Al2O3 अगर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना देगा, ये एक साल्ट बनाएगा। साल्ट क्या बनाएगा, इसके साथ अगर रिएक्ट कर रहा है, चलिए इसके साथ अगर रिएक्ट अब करा रहे हैं तो इसको क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस H2O। बैलेंस इसको आप करके देख लीजिएगा। तो ये देखिए क्या बना रहा है, ये एक एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बना रहा है। इसी को अब हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं। यानी यहाँ पे देखिए गौर करने वाली बात ये हो जाती है कि ये है तो एक ही कंपाउंड Al2O3 इसको क्या बोलते हैं, कोरंडम बोलते हैं, लेकिन ये साल्ट के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेसिक के साथ भी, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। ये क्या बना रहा है, AnAlO2 बना रहा है इसको, और ये क्या बनाएगा, और H2O बनाएगा। तो इसको ये दोनों रिएक्शन को आप लिख लीजिए, ये दोनों रिएक्शन, ये क्या हो गया, इसका जनरल रिएक्शन का इक्वेशन हो गया। ये किसका, ये एम्फोटेरिक इस टाइप से रिएक्ट करते हैं, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। एम्फोटेरिक कहने का मतलब है एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर। इसको आप स्टार मार्क करके लिखिए कि कोई भी एम्फोटेरिक जो है, एम्फोटेरिक केमिकल जो है वो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बनाएगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, लिख लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये क्या हो गया, एम्फोटेरिक। मेरा बताने का मतलब था एम्फो ऐसा वर्ड है, इसका मतलब टू होता है, मतलब एसिड और बेस, मतलब दोनों। कैसे आपने पढ़ा है, एम्फीबियंस जानते होंगे, जो लैंड पे भी सर्वाइव करते हैं, वाटर में भी सर्वाइव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। वहीं से डिराइव्ड है एम्फोटेरिक। तो आप जो वर्ड है उसका रूट मीनिंग समझिए, फिर आपको ईजिली उसको समझ सकते हैं और कभी नहीं भुलाएगा। तो रूट वर्ड पे आप ध्यान दीजिए। एम्फोटेरिक मतलब एम्फीबियंस, जैसे एम्फीबियंस दोनों, वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, दो तरह का बिहेवियर कर रहा है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, साल्ट बना रहा है। देखिए साल्ट मेरा, मैं बार बार बताता हूँ, साल्ट का मतलब सिर्फ NaCl नहीं होता है, ये भी साल्ट है, ये भी साल्ट है। जब एसिड इस तरह का रिएक्शन होता है तो एक साल्ट बनता है, एक वाटर बनता है। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि साल्ट का मतलब सिर्फ NaCl होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये रिएक्शन लिख लिया होगा, तो मैं इसको रफ़ कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पे जाने वाले हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है मेटल रिएक्शन विथ वाटर। देखिए मेटल रिएक्शन, कुछ तो मेटल होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कुछ मेटल है वो वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता है, कुछ मेटल है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कुछ मेटल है जो हॉट वाटर, जैसे एल्युमिनियम है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है लेकिन हॉट वाटर के साथ करता है। और कुछ तो ऐसे हैं जो ना कोल्ड ना हॉट, जैसे आपका ऑरम अर्जेंटम। ऑरम क्या हो गया, ऑरम मतलब सोना, अर्जेंटम मतलब चांदी, ये सब रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। इसका सबसे पहले मैं कॉमन इक्वेशन लिखूंगा, मेटल प्लस वाटर बराबर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मेटल प्लस वाटर बराबर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन रिएक्शन का इस तरह का कुछ रहेगा, इस तरह से रिएक्ट करेंगे। मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दे रहा है। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, Ca है, H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो CaOH का होल 2 बनेगा प्लस H2 निकल जाएगा। तो बस ये केमिकल रिएक्शन जो है इसको आपको याद रखना है, ये बेसिकली याद रखना है। ये अगर आपको याद रहेगा तब कि कोई भी दे दे, कोई भी मेटल दे दे, वाटर दे दे, आपको याद रहेगा। इट डजेंट मैटर विच मेटल इज हियर, कोई भी रहे। अब ये मेटल के जगह क्या कर सकता है, Mg रहेगा, Mg रह सकता है, कैल्शियम रह सकता है, और कुछ जितना भी मेटल आप सब लिख लीजिए, सोडियम, जो भी रहेगा जिस ये जो रिएक्शन का मैंने जो लिखा है इसी बेसिस पे करेगा। तो कैल्शियम है, H2O के साथ रिएक्ट कर रहा था, COH2
ये बन रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। तो ये आप याद रख लीजिए, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ये तो था किसके साथ रिएक्शन, मेटल का, मेटल रिएक्ट विथ। और जहाँ तक मैंने ऑक्सीजन वाला भी बताया था इसमें, तो इसमें एक चीज़ और लिख लीजिएगा कि जो Ag है, Ag चांदी है, और Au ऑरम, ऑरम यानी सोना, ये दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसको आप स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। Ag चांदी और Au ये दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ से। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है कि कुछ मेटल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, कुछ मेटल है वो कम रिएक्टिव है। तो अब जो ज़्यादा रिएक्टिव रहता है वो कम रिएक्टिव को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेस कर देता है। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, दो पहलवान है, एक पहलवान के पास ज़्यादा ताकत है, एक पहलवान के पास कम ताकत है। तो जो ज़्यादा ताकत वाला पहलवान होगा दूसरे पहलवान को पटक देगा और जीत जाएगा, वो उसको मेडल मिल जाएगा। उसी तरह से रिएक्टिविटी सीरीज देखा गया एक्सपेरिमेंट करके कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे, अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, ये अपन का कंप्लीट हो गया, ये सब हो गया। अब हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक डालते हैं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कम रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो देखिए इसका जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसको सबसे पहले मैं लिखता हूँ। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बाद उसके बाद कौन सा होता है, सोडियम होता है। सोडियम के बाद क्या होता है, कैल्शियम होता है। ऐसे ही करते करते कितना तक चला जाता है, सोडियम पोटेशियम हो गया, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। और देखिए ये तो इस तरह से बढ़ते जा रहा है। अभी मैंने एक चीज़ और बताया था कि जो सबसे कम रिएक्टिव होता है, जो सबसे कम रिएक्टिव होता है वो कौन होता है, सबसे कम रिएक्टिव की बात करें तो वो होता है आपका ऑरम, सोना। सोना जो है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। सोना है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। सोना है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। Ag चांदी, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका ऑरम। तो यही है आपका क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। इसको आप ऑरम को Au से डिनोट करते हैं। इसको मैं रेड में लिख के और स्टार मार्क कर रहा हूँ। इसको आप डेफिनेटली 2-3 बार करके जैसे हो आप इसको रिमेंबर कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था वो कौन था, पोटेशियम है, सोडियम है, उसके बाद क्या है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, फेरस है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, चांदी है, सोना है। इस तरह से ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो पोटेशियम। उसके बाद सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो सोडियम होगा। सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, Ag होता है और Au होता है। इसीलिए Ag और Au इतना कम रिएक्टिव है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। तो ये हो गया आपका रिएक्टिविटी सीरीज। इसको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो फिर से वीडियो को रिप्ले करके आप लिख लीजिएगा। तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज था। इससे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखिए, अब जब रिएक्टिविटी सीरीज का बात आ गया तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था स्टार्टिंग में। बताया था कि आज बताऊंगा कि जो रेलवे में है वो किस तरह का वेल्डिंग का यूज किया जाता है, वो आज मैं बताने वाला था। तो चलिए अब उसका बात कर लेते हैं। देखिए रेलवे में क्या होता है, 2 ट्रैक को जोड़ना होता है। देखिए तो क्या, Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, ये रिएक्ट करके क्या कर देता है इसका। देखिए अब यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में फेरस यहाँ है, एल्युमिनियम यहाँ है। तो फेरस क्या करेगा, एल्युमिनियम को हटा देगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए
इसीलिए मैं बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज नहीं जानिएगा तो और भी आगे जो भी रिएक्शन आएगा उसमें आप जान नहीं पाइएगा कि कौन सा किसको रिएक्ट कर रहा है, मतलब डिस्प्लेस कर रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये तो कई बार 2 नंबर में ऐसे ही आ जाता है लिखने के लिए कि ये वाला इक्वेशन लिख के बताइए। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसका रिएक्टिविटी सीरीज मैंने ऊपर लिख रखा है, एल्युमिनियम जो है वो किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, फेरस से। तो जब ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या कर रहा है, एल्युमिनियम है वो फेरस को डिस्प्लेस कर रहा है। ये हो क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं शॉर्ट में आरएन लिखता हूँ ऊपर में से। तो ये हो क्या रहा है, एल्युमिनियम जो है फेरस को डिस्प्लेस कर दे रहा है और Al2O3 बन रहा है और फेरस प्लस हीट। अब देखिए ये जो हीट निकलता है ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट में निकलता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग आपसे पूछा जा सकता है कि थर्मिट वेल्डिंग क्या होता है, ब्रीफ में इसके बारे में बताइए। देन यू शुड हैव टू राइट दिस इक्वेशन विथ बैलेंस मैनर। आई एम राइटिंग हेयर इन स्केलेटन मैनर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बस स्केलेटन इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसको सिंपली आप बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे अब वेल्डिंग करना हो तो आप कभी भी दुकान में गए होंगे या वेल्डिंग मशीन या लोहार वगैरह का जो शॉप होता है उसमें देखते होंगे बड़ा बड़ा वेल्डिंग मशीन रहता है। तो रेलवे ट्रैक का जो वेल्डिंग होता है उसमें क्या होता है कि अब उतना बड़ा बड़ा मशीन को हर जगह लेके कैरी नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ये रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक को क्या किया जाता है, वेल्डिंग किया जाता है, ठीक है। ये दोनों को वेल्डिंग किया जाता है। तो किया जाता है कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट किया जाता है। यहाँ पे ऐसा एक कप टाइप का शेप बनाया जाता है। इसमें क्या रहता है, Fe2O3 का पाउडर ले लिया जाता है प्लस एल्युमिनियम का पाउडर लिया जाता है। उसके बाद इसको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कर दिया जाता है कि ये दोनों रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। उसके बाद क्या होता है कि इसमें से इतना ये क्या होता है, ये दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट करके एक मोल्टेन मेटल का तैयार करते हैं। वो ये दोनों यहाँ पे जाकर फिल हो जाता है और ये दोनों क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो यही वेल्डिंग हो जाता है। ये दोनों रिएक्शन करने से बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलता है। ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलने से क्या होता है, यहाँ पे भी थोड़ा सा मेल्ट, ये क्या होता है, मेल्ट होकर इसके दोनों के बीच में चला जाता है और वेल्डिंग का काम हो जाता है। तो अब हैवी जो वेल्डिंग करने वाला मशीन होता है उसको बिना ले गए हम ये दोनों बस पाउडर मिला के इसका और ये वेल्डिंग कर लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे में तो इसका अभी भी यूज होता है। तो ये जो मैंने बताया था इंटरेस्टिंग चीज़ बताने के लिए वो मैं आपको बता दिया हूँ। तो आप इसको लिख लीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज भी लिख लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये किस तरह से होता है मैं विथ डायग्राम बताया हूँ तो आपको समझने में आसानी होगा कि इस तरह से रिएक्ट करता है। वेल्डिंग में ये दोनों एज ए फिलर मटेरियल, मतलब फिल करने का काम करता है, ये दोनों वेल्ड हो जाता है। तो ये तो था थर्मिट वेल्डिंग के बारे में। ये हो किस प्रोसेस रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन फेरस एंड इट डिस्प्लेसेस फेरस इन रिस्पेक्टिव रिएक्शन, मतलब उस रिएक्शन में उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो ये तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले मैंने आपको पढ़ाया, उसका देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है। ये भी आप लोग रिएक्टिव सीरीज भी आप लोग देख ही लिए होंगे। तो रिएक्टिव सीरीज आपको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिएक्टिव सीरीज याद होगा तो आप आराम से 2 मेटल दे देगा, दो तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो दोनों के बीच में आराम से करा सकते हैं। इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न कर लेना चाहिए। इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। इतना तो बात ठीक हो गया, मेटल का सारा प्रॉपर्टी था, मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी बताया, मैंने केमिकल प्रॉपर्टी बताया। अब क्या है, अब है ये दोनों रिएक्ट कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले रिएक्ट करने से पहले मैं बताता हूँ 3 तरह का मतलब एलिमेंट पाया जाता है। एक होता है नोबल गैस, सबसे पहले मैं लिखूँगा नोबल गैस। नोबल गैस में आप 3 एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम नियॉन क्रिप्टॉन हो गया। नोबल गैस के बाद बात आती है किसका, फिर मेटल का। तो आप मेटल ले लीजिए, ठीक है,
मेटल में आप क्या क्या ले सकते हैं? मेटल में ले लीजिए सोडियम, ले लीजिए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, इसको आप इतना ही लीजिए। चलिए इतना मेटल ले लीजिए। उसके बाद नॉन मेटल ले लीजिए। नॉन मेटल में आपके लीजिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये नॉन मेटल हो गया। तो एक चीज़ आप देखेंगे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जैसे यहाँ पे एक चीज़ 9th में पढ़ना था कि किस सेल में कितना रहता है इलेक्ट्रॉन। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जो सेल होता है के, एल, एम और एन, 4 तरह का सेल होता है। इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 2n² रह सकता है। एन जहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो हीलियम में कितना होता है? एक ऑर्बिट एक पुट कीजिएगा तो के में कितना रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से 2, 8, 10, 14 रहता है सब में। अगर आपने इस बारे में नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए मेरे प्लेलिस्ट में जाके, उसमें मैंने इसमें काफ़ी डिटेल में इसके बारे में चर्चा किया है। तो इसका देखिए क्या है, कॉन्फ़िगरेशन 2 है। इसका क्या है? 2 and 8 है। इसका क्या है? 2, 8 and 8। यहाँ पे देखिए 281 हो गया। ये किसका हो गया? सोडियम का। मैग्नीशियम का 282, एल्युमिनियम का 283, कैल्शियम का कितना हो गया? 2882। 20 होता है एटॉमिक नंबर। और कार्बन का देख लीजिए तो 24, नाइट्रोजन 25, ऑक्सीजन 26, सल्फर का हो जाएगा 286, फ्लोरीन का 27, क्लोरीन का 287। तो मेरा यहाँ लिखने का मतलब ये है कि ये सब क्या करते हैं कि देखिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा मेटल नॉन मेटल के साथ। एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके NaCl बना देगा। ठीक है। उसी तरह से मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है और MgCl2 बना देगा। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। ये आप समझ लीजिए कि इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो सारा प्रोसेस हो क्यों हो रहा है? ये जो सारा माजरा है किसका खेल है? ऑक्टेट का। ऑक्टेट होने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन। ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको क्या बोलते हैं लोग? इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो चलिए मैं एक दो स्ट्रक्चर बना कर दिखाता हूँ कि एक्चुअली में ये जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता कैसे है। तो मैं NaCl का तो बहुत इजी हो जाता है, MgCl2 का बताता हूँ, या NaCl और MgCl2 दोनों का बता देता हूँ। देखिए Na क्या होता है? Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na+ बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है। वैसे ही क्या होता है क्लोरीन? क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन का मैंने कितना बताया था? 2, 8, 7। तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या करेगा क्लोरीन का कितना था? 287। मतलब अगर इसको आप डॉट स्ट्रक्चर में दिखाना चाहे तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये देखिए क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्लोरीन के मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाया है। और सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने ऐसे डॉट से दिखाया है। तो क्या करेगा सोडियम जो है? ये सारा चीज़ मैं आउटर मोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे दे देगा तो इस पर क्या आ जाएगा? इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और ये फाइनली बन के आ जाएगा NaCl। तो इस तरह से होता है। वैसे ही अब मैं MgCl2 की बात करूँ, MgCl2 तो Mg क्या है? Mg मेटल है। Mg क्या करेगा? Mg 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। Mg क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Mg2+ बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब वैसे ही फिर 2 क्लोरीन है तो ये क्या करेगा? एक क्लोरीन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर एक क्लोरीन और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और यहाँ पे क्या है? Mg+2 है। Mg+2 है। अब इसके साथ क्या करेगा? ये Mg+2 इसके साथ रिएक्ट करेगा। Mg+2 क्या करेगा? Mg क्या करेगा इसके साथ? ये Mg+2 है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? MgCl2। तो इस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको दे देगा
ओपन करके इसका आयनिक फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से और सबका आप स्ट्रक्चर बना कर देख सकते हैं कि किस तरह से ये कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये जो बॉन्ड बन रहा है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, इसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब देखिए ये तो हो गया कि ये रिएक्ट कैसे कर रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं आज हमारा जो कल लास्ट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। देखिए आयोनिक कंपाउंड क्या होता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट MP एंड बॉइलिंग पॉइंट BP, बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरी हाई होता है। कि क्यों हाई होता है? क्योंकि ये दोनों के बीच में देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, एक पॉजिटिव रहता है एक निगेटिव रहता है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसके कारण ये जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में होता क्या है, जैसे देखिए कल ही मैंने बताया था किसी भी मेटल का जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है बॉइलिंग पॉइंट से। सबसे पहले मेल्ट करेगा उसके बाद बॉयल करेगा, तो किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आइस का भी मैंने कल एग्जांपल देकर बताया था कि आइस को अगर मेल्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करेगा, आइस क्यूब है इसको हमने क्या दिया, हीट दिया, तो आइस क्यूब क्या बनेगा, H2O में आ जाएगा। H2O के बाद फिर फर्दर हीट देंगे तो क्या बनेगा, H2O वेपर में चेंज हो जाएगा। वेपर में चेंज होने से पहले क्या करेगा, ये उबलना स्टार्ट कर देगा, तो उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 atm एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो ये बात याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो पहला प्रॉपर्टी ये हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। दूसरा क्या होता है, ये होता है दूसरा ये होता है कि ये जो सॉलिड स्टेट में होता है, जब ये दोनों सॉलिड स्टेट में है आयोनिक कंपाउंड, जैसे NaCl को ही ले ले, तो ये सॉलिड स्टेट में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। बट इन मोल्टेन स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एक्चुअली में मोल्टेन स्टेट में होता क्या है, Na+Cl- में टूट जाता है। जैसे मोल्टेन करने के लिए कुछ सॉल्वेंट का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे वाटर ले लीजिए, तो वाटर में क्या हो जाएगा, ये NaCl में टूट जाएगा। उसके बाद जब इसको इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा, इधर से अगर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे तो इधर से पास कर जाएगा। तो मोल्टेन स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो ये एक चीज़ याद कर लीजिएगा। पहला क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। दूसरा क्या होता है, सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, लेकिन मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ड्यू टू डिजॉल्व, इस आयन में टूट जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका इसका प्रॉपर्टी के बारे में। एक हो गया, हाँ एक चीज़ और इसके बारे में बचा हुआ है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए क्या क्या मैंने बताया, एक बताया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, एक बताया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, एक मैं बताता हूँ ये किस में घुलते हैं, मतलब किस में डिज़ोल्व होते हैं। तो ये बेसिकली वाटर में डिज़ोल्व होता है। आयोनिक compounds are dissolved in H2O but not in, लाइक जैसे हो गया किरोसिन हो गया, किरोसिन हो गया, और भी जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें ये नहीं घुलते हैं। तो किस में घुलता है, वाटर में घुलता है। और इनऑर्गेनिक हो गया जैसे बेंजीन हो गया, ये सब में ये नहीं घुलता है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। ये तीसरा इसका प्रॉपर्टी था। वाटर में सोल्यूबल होता है, लेकिन और सब हो गया, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड हो गया, बेंजीन हो गया, किरोसिन हो गया, इस सब में ये नहीं घुलता है। तो ये हमारा जो आज का पूरा जो टॉपिक था उसको मैंने एक एक करके सारा को डिस्कस कर दिया है। इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं,
इसके बाद अभी इसका और भी पोर्शन बचा हुआ है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है ओर से। अगले अगले क्लास में अगले क्लास में मैं बताऊंगा कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग, और कौन से मेटल का किस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे हर मेटल को एक तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, हर का कुछ ऑक्सीडाइज करके एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ रिड्यूस करके करते हैं, कुछ एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री स्टेट में, मतलब स्वतंत्र अवस्था में। जैसे सोना हो गया, ये फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो मैंने बताया इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता हो तो कमेंट में बताइए, लेकिन कुछ रिएक्शन ज़रूर दीजिए। अगर अच्छा नहीं लगता हो तो उसको मैं इम्प्रूव करूँगा, जो भी आप सजेस्टेशन दीजिएगा उसको मैं सही करूँगा कि ये चीज़ सही होना चाहिए। तो ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। इसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है मेटल और नॉन मेटल का, उसके मैं अगले क्लास में पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।